हाँ तो बच्चों, इससे पूर्व जो वीडियो था उसमें हमने द्विपरमाणुक अणु का शुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा जो है उसके बारे में बात की और स्टोक लाइन्स और एंटी स्टोक लाइन के लिए तरंग संख्या का मान ज्ञात किया। और हमने पढ़ा था कि जो रेले लाइनें हैं उनकी तरंग संख्या स्टोक रेखाओं के लिए न्यू जी बार 0 माइनस बी इंटू 4j प्लस 6 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, जबकि एंटी स्टोक लाइंस के लिए न्यू बार 0 प्लस बी इंटू 4j प्लस 6 होती है। आज हम बात करेंगे द्विपरमाणुक अणु का शुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रा, प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। हम जानते हैं कि कंपन जो अवस्थाएं हैं उन कंपन अवस्थाओं के मध्य जब संक्रमण होता है तो उस संक्रमण में भी रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। यानी कि जब एक कंपन ऊर्जा स्तर से दूसरे कंपन ऊर्जा स्तर में किसी अणु का संक्रमण होता है तो कंपन संक्रमण के साथ साथ रमन स्पेक्ट्रम भी हमें प्राप्त होते हैं। और रमन प्रकीर्णन के लिए जो चयन नियम है वो अवरक्त स्पेक्ट्रम के लिए या कंपन संक्रमण के लिए जो चयन नियम होता है डेल्टा V इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 या सो ऑन। यानी कि ये जो है शुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रा के लिए चयन नियम होता है। चूँकि हम जानते हैं कि डेल्टा V बराबर, यानी कि जो डेल्टा V है चयन नियम जहाँ प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 या इससे अधिक में यदि संक्रमण होता है तो उसकी तीव्रता जो है वो तेजी से घटती है। यानी कि यदि संक्रमण जो है उसके लिए डेल्टा V का मान प्लस 2 या माइनस 2 या उससे अधिक, यानी कि 2 या 2 से अधिक होता है तो उस स्थिति में जो संक्रमण प्राप्त होता है उसकी तीव्रता तेजी से घटती जाती है। इसलिए केवल डेल्टा V बराबर प्लस माइनस 1 संक्रमण ही शामिल करते हैं हम इसमें। इसलिए हम रमन प्रकीर्णन जो है वो उसको प्राप्त करने की दो महत्वपूर्ण परिस्थितियां हैं। उसमें पहला ये है कि रमन प्रकीर्णन तभी प्राप्त होगा जब डेल्टा V बराबर प्लस माइनस 1 हो, या यूं कहें कि उन कंपन ऊर्जा अवस्थाओं में संक्रमण होता है जिनके बीच अंतर केवल एक इकाई का हो। यानी कि जिनके बीच में जो है एक इकाई का अंतर होता है उन ऊर्जा अवस्थाओं के मध्य ही संक्रमण होता है। दूसरी जो परिस्थिति है रमन संक्रमण के लिए वो है कि कंपन के दौरान नाभिकीय दूरी के साथ ध्रुवणता और बंध लंबाई में भी परिवर्तन होना चाहिए। यानी कि रमन संक्रमण जो है प्रकीर्णन तभी होगा जब कंपन के दौरान नाभिकीय दूरी के साथ साथ ध्रुवणता और बंध लंबाई में भी परिवर्तन होना आवश्यक होता है, तभी जो है रमन प्रकीर्णन संपन्न होगा। समनाभिकीय और विषम नाभिकीय दोनों ही प्रकार के जो द्विपरमाणुक अणु है वो कंपन रमन स्पेक्ट्रा देते हैं। रमन लाइनों की जो तीव्रता है वो दुर्बल होती है, इसीलिए रमन स्पेक्ट्रा में हॉट बैंड व ओवरटर्न बैंड काफ़ी दुर्बल प्राप्त होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि रमन स्पेक्ट्रा में केवल मूल बैंड पर ही हम ध्यान देते हैं। ये मूल बैंड हार्मोनिक कंपन से प्राप्त होते हैं जिससे केवल स्टोक और एंटी स्टोक रेखाएं चयन नियम के अनुसार होती है। प्रत्येक कंपन विधा के लिए जो एनर्जी है वो होती है EV बराबर V प्लस 1/2 इंटू H न्यू। यदि संक्रमण जो है V बराबर 0 से V बराबर 1 में हो तो इससे स्पेक्ट्रम में मूल अवशोषण बैंड प्राप्त होंगे और जिसकी आवृत्ति को हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि जो फंडामेंटल जो संक्रमण है
उसके लिए जो एनर्जी में अंतर जो होगा, उस एनर्जी अंतर को हम इस तरह से शो कर सकते हैं, यानी कि यदि जो है v बराबर 0 से v बराबर 1 में होता है तो उस संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होगी वो होगी डेल्टा ई फंडामेंटल इज इक्वल टू ई वी बराबर 1 माइनस ई वी बराबर 0, यानी कि कंपन ऊर्जा स्तर 0 से 1 में संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा। और अभी हमने पढ़ा है कि जो कंपन ऊर्जा स्तर जो है उनकी ऊर्जा होती है v प्लस 1/2 h न्यू, तो इसको हम कह सकते हैं v बराबर 1 के लिए हो जाएगा v1, तो v1 होगा तो उस स्थिति में हो जाएगा 1 प्लस, यानी कि v बराबर 1 वाले एनर्जी लेवल की ऊर्जा हो जाएगी 1 प्लस 1/2 h न्यू माइनस जो v बराबर 0 एनर्जी लेवल है उसकी ऊर्जा हो जाएगी 0 प्लस 1/2 h न्यू। इसको यदि हम हल करेंगे तो दो कंपन ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा यानी कि डेल्टा ई फंडामेंटल जो है वो होगी आपकी h न्यू, और क्योंकि न्यू बार बराबर डेल्टा ई अपॉन एच सी होता है तो न्यू बार बराबर हो जाएगा h न्यू अपॉन एच सी या न्यू बटे सी, न्यू बटे सी के द्वारा जो है हम कह सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक मूल कंपन से संबंधित रमन रेखाओं की आवर्ती ये होती है न्यू बार फंडामेंटल बराबर न्यू बार एक्साइटेड प्लस माइनस न्यू बार सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि प्रत्येक कंपन से संबंधित रमन रेखाओं की आवर्ती न्यू बार फंडामेंटल बराबर न्यू बार एक्साइटेड प्लस माइनस न्यू बार सेंटीमीटर इनवर्स होती है। तो यहाँ पर जो न्यू बार EX जो है उसको हम कहते हैं उत्तेजित विकिरण की तरंग संख्या, और जब डेल्टा V बराबर +1 हो तो स्टोक लाइन की आवर्ती को हम कहेंगे न्यू बार A, यानी कि वो होगी बराबर न्यू बार एक्साइटेड प्लस न्यू बार। ठीक है, इस तरह से जो है हम स्टोक लाइंस की जो आवर्ती या तरंग संख्या जो है उसको व्यक्त कर सकते हैं। हम जानते हैं कि कमरे के ताप पर अधिकांश अणु जो है मूल कंपन ऊर्जा स्तर में रहते हैं और बहुत कम अणु जो है v बराबर 1 कंपन स्तर में पाए जाते हैं, जिससे स्टोक रेखाओं की तीव्रता एंटी स्टोक रेखाओं की तीव्रता से अधिक होती है। जो स्टोक रेखाएं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मूल कंपन स्तर में रहते हैं और बहुत कम जो अणु हैं उनकी न्यू बराबर 1 कंपन स्तर में पाए जाते हैं, जिससे स्टोक रेखाओं की तीव्रता एंटी स्टोक रेखाओं से अधिक होती है। यदि द्विपरमाणु अणु को एक अहार्मोनिक दोलक माना जाए, यदि हम ये मान लें कि द्विपरमाणु अणु जो है वो एक अहार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो प्रत्येक कंपन के लिए ऊर्जा स्तर जो है उसको हम इस समीकरण के द्वारा दे सकते हैं। उस स्थिति में ऊर्जा स्तर होगा EV बराबर V प्लस 1/2 न्यू बार इंटू 1 माइनस V प्लस 1/2 इंटू A सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि अहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो ऊर्जा है कंपन ऊर्जा स्तर, उसकी ऊर्जा को हम इस समीकरण EV बराबर V प्लस 1/2 इंटू न्यू बार इंटू 1 माइनस V प्लस 1/2 इंटू A सेंटीमीटर इनवर्स से व्यक्त करते हैं। जो शुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रा होता है उसके लिए चयन होता है डेल्टा V बराबर ±1 या ±2 या ±3। जब जिस तरह से हमने जो है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए देखा था, उसी तरह से हम जो है जब ये मान लें कि V बराबर 0 से V बराबर 1 में यदि संक्रमण होता है तो स्पेक्ट्रम में मूल अवशोषण बैंड प्राप्त होंगी, और इनकी आवर्ती को हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं डेल्टा E मूल बराबर हो जाएगा डेल्टा E V बराबर 1 माइनस V बराबर 0, और E बराबर V 0 जो एनर्जी लेवल है उसकी ऊर्जा होगी 0 प्लस 1/2 न्यू बार 1 माइनस 0 प्लस 1/2 इंटू A सेंटीमीटर इनवर्स, और जो V बराबर 1 जो कंपन ऊर्जा स्तर है उसकी ऊर्जा होगी
1 + 1/2 इंटू न्यू बार इंटू 1 - 1 + 1/2 ई सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि 0 कंपन ऊर्जा स्तर और V बराबर 1 कंपन ऊर्जा स्तर की ये ऊर्जाएं हैं अहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, यानी कि अहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो है ये ऊर्जाएं होती हैं। अब हम जो है इसके एनर्जी अंतर को यदि ज्ञात करें, ये तो न्यू बार बराबर जो है वो आ जाएगा ओमेगा बार इंटू 1 - 2a सेंटीमीटर इनवर्स, या न्यू बार बराबर हो जाएगा न्यू 0 बार इंटू 1 - 2a सेंटीमीटर इनवर्स। रमन लाइनों के लिए जो मूल कंपन आवृत्ति होगी न्यू बार मूल बराबर V एक्साइटेड प्लस माइनस न्यू बार सेंटीमीटर इनवर्स। यदि इसमें हम न्यू बार का मान रख दें, जो कि अभी हमने देखा है क्या था, न्यू 0 1 - 2a सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसका मान रखेंगे तो न्यू बार मूल बराबर हो जाएगा न्यू बार एक्साइटेड प्लस माइनस न्यू बार 0 इंटू 1 - 2a सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये जो है रमन लाइनों के लिए मूल कंपन आवृत्ति होती है, जिसका मान होगा न्यू बार मूल बराबर न्यू बार एक्साइटेड प्लस माइनस न्यू बार 0 इंटू 1 - 2a सेंटीमीटर इनवर्स। ये होती है अहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, जबकि हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए थी न्यू बार मूल बराबर न्यू बार एक्साइटेड प्लस माइनस न्यू बार 0, यानी कि इसमें जो है 1 - 2a से जो है गुणा करते हैं न्यू बार 0 को अहार्मोनिक ऑसिलेटर में। हम कह सकते हैं कि रमन स्पेक्ट्रम की स्टोक और एंटी स्टोक लाइन की आवृत्ति भी जो है ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं कि जो स्टोक लाइन की आवृत्ति है वो एक्साइटेड से कम होती है, तो इसके लिए जो है न्यू बार स्टोक लाइन्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका न्यू बार एक्साइटेड माइनस न्यू बार 0 इंटू 1 - 2a सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि स्टोक लाइनों की आवृत्ति जो है वो कम होगी, जबकि एंटी स्टोक लाइंस की आवृत्ति जो है वो मूल आवृत्ति से अधिक होगी। न्यू बार 0 एक्साइटेड प्लस न्यू बार 0 1 - 2a सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये थी प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम, किस तरह से जो है हमें प्राप्त होता है और इसके लिए क्या कंडीशंस होती है। हार्मोनिक ऑसिलेटर और अहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए रमन लाइंस जो है उनकी तरंग संख्या जो है हमने देखी, साथ ही जो है स्टोक लाइन और एंटी स्टोक लाइंस जो है उनकी तरंग संख्या जो है क्या होती है, ये हमने जो है आज जाना है। तो आज के लिए जो है इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।